नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन आर्मी ऑफिसर की जिनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस हमेशा भारत के इतिहास में अमर रहेगी। ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा, भारत के पहले परमवीर चक्र अवार्ड और बैटल ऑफ बडगाम की। कैसे सिर्फ 90 इंडियन सोल्जर्स ने लगभग 500 अटैकर्स का सामना किया, कैसे उनकी हिम्मत और लीडरशिप ने श्रीनगर को बचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज, ड्यूटी एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस की। लेट्स डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। चलिए पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज़ करते हैं। वर्क इन पेयर्स, शेयर योर थॉट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। पेयर में काम कीजिए, अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ अपने विचार शेयर कीजिए। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी इन न्यू दिल्ली। जब आप 26 जनवरी की न्यू दिल्ली में होने वाली रिपब्लिक डे परेड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी तस्वीरें आती हैं। उसके बाद हु टेक्स द सैल्यूट ऑन दिस डे, इस दिन सैल्यूट कौन लेता है। उसके बाद व्हाट मिलिट्री इक्विपमेंट आर डिस्प्लेड, कौन कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले किए जाते हैं उस दिन। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस, चारों लोगों के ग्रुप में काम कीजिए और इसके बारे में चर्चा कीजिए। व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन टू आवर सोल्जर्स ऑन दिस डे, इस दिन हमारे सोल्जर्स को कौन कौन से ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसके बाद हु रिसीव्स दीज अवार्ड्स, ये अवार्ड्स किन लोगों को मिलते हैं। कैन यू रिकॉल एनी सोल्जर्स फ्रॉम उड़ीसा हु रिसीव्ड एन अवार्ड फ्रॉम हिज ग्रेट वर्क इन द इंडियन आर्मी। क्या आप उड़ीसा के किसी सोल्जर को याद कर सकते हैं जिसे इंडियन आर्मी में अपने शानदार काम के लिए अवार्ड मिले हो। डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए सोल्जर, एक सोल्जर की क्या क्या गुण हैं, क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ ही पे ये तन मन। ये जो पैट्रियोटिक लाइन्स लिखे गए हैं ये देश के प्रति प्रेम, समर्पण और बलिदान की भावना व्यक्त करती है। यहाँ पर मेजर सोमनाथ जी की पिक्चर लगाया गया है। जन्म लिए थे 1923 में और उनका परलोक हुआ था 1947 में, तो लगभग 26 साल उनका आयुकाल रहा था। तो यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट क्रेस्ट का लोगो है। यह एक बैज है जो कि सोमनाथ जी की यूनिफॉर्म में देखने को मिलता है। याद रखिए ये एक पुरस्कार नहीं है, एक बैज है। ये उस सैनिक की पहचान होती है कि वह किसी रेजिमेंट का सदस्य है। अगर कोई सैनिक कुमाऊं रेजिमेंट में है तो उसे कुमाऊं रेजिमेंट का क्रेस्ट पहनने का अधिकार होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दिस इज ए ट्रिब्यूट टू द valiant Major Somnath Sharma, India's first recipient of the Paramveer Chakra, whose name is etched in the annals of history। ये बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के बारे में है, जो कि भारत के पहले परमवीर चक्र पाने वाले सैनिक थे और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generations। उनकी बहादुरी और बलिदान आज भी और आने वाले हर जनरेशन की लोगों को देश के लिए हिम्मत और सेवा करने की प्रेरणा देती है। At every intersection of patriotism, whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books and stories recounting acts of valor or the celebrations of आज़ादी का अमृत महोत्सव,
हिज मेमोरी इज ऑनर्ड। जब भी हम देशभक्ति दिखाते हैं, जैसे नेशनल वार मेमोरियल दिखाते हैं, देखते हैं, देशभक्ति के गाने सुनते हैं, वीर जवानों की कहानियाँ पढ़ते हैं या आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, तब हम मेजर सोमनाथ शर्मा को याद करके उन्हें सम्मान देते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedom. मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी और देश के प्रति उनका प्यार हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी के लिए बहुत से वीर सैनिकों ने अपनी जान तक दे दी है। द सीरीन कश्मीर वैली इन द शैडोज ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयज witnessed a tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the integrity of Indian borders. शांत और सुंदर कश्मीर वैली, जो बड़े हिमालय पहाड़ों के नीचे स्थित है, वहाँ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए असाधारण बहादुरी और बलिदान की एक कहानी घटी। The day began with the silence of a cold November dawn, but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generations to come. वो दिन नवंबर की एक ठंडी और शांत सुबह से शुरू हुआ, लेकिन दिन के अंत तक बहादुरी की ऐसी मिसाल बनी जो आने वाली हर जनरेशन को प्रेरणा देती रही। This is the story of Major Somnath Sharma and the brave men that he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of a guerrilla force trained and backed by Pakistan. ये कहानी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके बहादुर जवानों की है। उनका मिशन था श्रीनगर एयरपोर्ट को पाकिस्तान द्वारा ट्रेन और सपोर्ट किए गए गरीला फोर्स के कब्जे में जाने से बचाना। दिस इज ए स्टोरी ऑफ हाउ 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators who wanted to capture Srinagar and the Kashmir Valley and deliver a blow to newly independent India. ये कहानी बताती है कि कैसे सिर्फ 90 जवान ने लगभग 500 अटैकर की योजना को नाकाम कर दिया। उनका मकसद श्रीनगर और कश्मीर वैली पर कब्जा करना और नए आज़ाद भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाना था। द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ बडगाम started in August 1947 when Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley. बडगाम की लड़ाई की शुरुआत अगस्त 1947 में हुई, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। इसका उद्देश्य कश्मीर वैली को अपने कब्जे में लाना था। दिस वाज इन वायोलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग agreement with Hari Singh, the Maharaja of Jammu and Kashmir, who had committed Pakistan not to attack the state. ये कदम जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के साथ हुए समझौता के उल्लंघन था। उस समझौता के अनुसार पाकिस्तान ने राज्य पर हमला न करने का वादा किया था। However, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations including the Srinagar airport. लेकिन अपना वादा निभाने के बजाय पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग 1000 अटैकर्स को ट्रेनिंग और हथियार दिए। उन्हें पहाड़ी रास्तों और कश्मीर के
स्थानीय इलाके की अच्छी जानकारी थी। उनका उद्देश्य कश्मीर में घुसकर श्रीनगर एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करना था। The ultimate goal of their plan was to engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory. उनकी योजना का अंतिम लक्ष्य कश्मीर में बगावत करवाना, वहाँ की सरकार को गिरा देना और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना था। If they had succeeded, it would have allowed them to control strategic mountain passages, peaks and rivers. अगर पाकिस्तान की योजना सफल हो जाती तो वो महत्वपूर्ण पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी चोटियाँ और नदियों पर कब्जा कर लेते। इससे उन्हें कश्मीर पर मजबूत कंट्रोल मिल जाता। On 22nd October, Operation Gulmarg was launched and these infiltrators invaded Kashmir, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947. 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू हुआ और अटैकर्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया। In response to these invasions, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's borders on 27 अक्टूबर 1947। इस हमले के जवाब में 27 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने अपनी सेना कश्मीर भेजी ताकि कश्मीर के लोगों और भारत की सीमाओं की रक्षा की जा सके। A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in good condition. जम्मू कश्मीर जाने वाली सेना के एक दल को हवाई जहाज़ से श्रीनगर भेजा गया क्योंकि पठानकोट से जाने वाला सड़क का रास्ता ठीक नहीं था। On 31 October, the D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar. 31 अक्टूबर को 4th बटालियन की डी कंपनी, जिसको मेजर सोमनाथ शर्मा लीड कर रहे थे, उसे भी हवाई जहाज़ से श्रीनगर भेजा गया। एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा's लेफ्ट हैंड was in plaster, but he insisted on being with his company while in combat. उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा के बाएं हाथ पर प्लास्टर किया गया था, फिर भी उन्होंने अपनी कंपनी के साथ युद्ध में जाने पर जोर दिया। He knew that this mission would be very challenging and told his senior officers, I know my men better than anyone else, and if they are going into action, they are not going in without me. उन्हें पता था कि यह मिशन बहुत कठिन होगा, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से कहा, मैं अपने जवानों को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मेरा जवान युद्ध में जा रहा है तो मैं उनके बिना नहीं रहूँगा, मैं भी उनके साथ चलूँगा। These words highlighted his commitment to his men and his country. इन बातों से पता चलता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा अपने जवान और अपने देश के प्रति कितने समर्पित हैं। Before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Badgam, less than 5 kilometers away from the Srinagar airport. श्रीनगर पहुंचने से पहले खबर मिली थी कि कुछ ट्राइबल अटैकर श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर बडगाम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरू में इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई थी।
The village was on a higher altitude than the airfield and access was through the village. बडगाम गांव एयरपोर्ट से ज़्यादा ऊंचाई पर था और एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता इसी गांव से होकर जाता था. Hence it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving by air. इसीलिए भारतीय सेना के लिए बडगाम पर कब्जा बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि एयरपोर्ट सुरक्षित रहे और हवाई जहाज़ों से आने वाले सैनिक और सामान आसानी से पहुंच सके. In reality, the enemy had started arriving in Budgam in small groups to avoid detections. असल में दुश्मन छोटे छोटे सामानों में बडगाम पहुंच रहा था ताकि किसी को उनकी मौजूदगी की पता ना चले. On 3rd November 1947, several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी के साथ कई और सेना की कंपनीज को बडगाम और उसके आसपास पेट्रोल करने के लिए और खतरे का पता लगाने के लिए भेजा गया था. Throughout the day, the valley was eerily silent. पूरे दिन कश्मीर वैली में अजीब और डरावनी शांति छाई हुई थी. सब कुछ शांत लग रहा था लेकिन खतरा छुपा हुआ था. Around afternoon, the companies were ordered to return one by one. दोपहर के आसपास सभी कंपनीज को एक एक करके वापस लौटने की आदेश दिया गया. D Company with 90 soldiers was the last and they were expected to return by 2 p.m. 90 जवानों वाली डी कंपनी सबसे आखिर में वापस आने वाली थी. उन्हें दोपहर 2 बजे तक लौटना था.